जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये लूसेंट की बुक है और मैं चाहता हूँ, कोशिश है अपनी, साथ में मिलकर यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम है, यूपी पैट, वनडे एग्ज़ाम के लिए जीएस की तैयारी करें। कोशिश करके देखते हैं कोशिश कैसी रहेगी। अगर आप कुछ बातों को फॉलो करो मेरी, दो चार दिन देखो क्लास में इंटरेस्ट आता है या नहीं आता। अपने आप से तो बहुत पढ़ लिया आपने, साथ में पढ़ के देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को इसी तरह से देखते रहो जो दिख रही है, ऐसा करो। एक एडवाइस दूंगा आपको, ब्लूटूथ लगाओ अपने कान में, ईयरफोन जो भी है अपने पास, और अपनी लूसेंट बुक उठाओ और साथ साथ में पढ़ते हैं। कोऑपरेट करो। देखो 2-3 दिन क्लास लेकर के देखो कैसा इजाफा होता। मैं गारंटी देता हूँ आपको जीएस इम्प्रूव हो जाएगी जल्दी। और ये लूसेंट से ही आता है, 90% आ जाता है लूसेंट से सब। जीएस जितनी भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तो करते हैं क्लास शुरू। लूसेंट बुक निकालिए और साथ साथ पढ़िए। फ़ोन एक तरफ रख दो, उस पर निगाह मत करो वीडियो पर, और बुक को लाइन से पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, इतिहास शुरू कर रहे हैं। आज पहली क्लास है, लेक्चर। मेरा मन है ऐसा कि हाँ, तुम्हें शायद इससे हेल्प मिलेगी ज़रूर। जैसे पहली लाइन है, उत्तर हिमालय से लेकर, भारत का इतिहास है ये। उत्तर में जो हिमालय है उससे लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप। दक्षिण तक, दक्षिण में कहाँ तक फैला? समुद्र तक फैला है उपमहाद्वीप। भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, मतलब ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया। तो यहाँ हमें हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता है। तो जो क्वेश्चन होगा मैं बताता रहूँगा और आप अपनी नोटबुक में उसे नोट करते रहना। हेल्प मिलेगी स्टूडेंट, ज़रूर हेल्प मिलेगी। अच्छा करेंगे हम, साथ में लगो, मेरे साथ दो, कोऑपरेट करो। तो भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, जैसा कि जानकारी है सिर्फ। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे, सिंधु नदी को। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मिडेवल काल था इतिहास का, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। अभी तक हमने कोई भी लाइन हेडलाइन नहीं करी है, हाईलाइट नहीं करा है, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन अभी तक बना ही नहीं है यहाँ से। ठीक है, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए है। विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश को उचित और दक्षिण, विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला भारत के बीचों बीच है, राजस्थान में, और एमपी महाराष्ट्र के बीचों बीच है। ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब समझ में आएंगी चीज़ें। और बांटती है, देश को दो भागों में बांट देती है।
उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में जो उत्तर भारत में रहते हैं हमारे यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं लोग, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं द्रविड़ और इंडो यूरोपियन। चलिए, कोई भी यहाँ से ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आने वाला हो अभी तक। बहुत लूसेंट पढ़ी होगी आपने, मेरे साथ पढ़ लें बस, 2-4 दिन क्लास लेके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, पोलियो, मेडिटेरेनियन, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देखो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकाल का भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत कहाँ तक रहता है भाई? प्राचीन भारत मानते हैं हर्षवर्धन के टाइम काल तक। कहाँ तक? हर्षवर्धन साहब का जो टाइम पीरियड था, सिंधु सभ्यता से लेके हर्षवर्धन के समय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया था 712 में। तो जब से कौन बन जाता? मध्यकाल शुरू मानते हैं, और मध्यकाल चलाते हैं हम औरंगजेब की मृत्यु तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ये पैट के क्वेश्चन में 2021 में जो एग्जाम हुआ था पैट का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सही है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। और आधुनिक भारत 1707 के बाद अब तक का जो इतिहास है वो आधुनिक भारत कहलाता है। ये हमारा यहाँ से चीज़ें स्टार्ट समझ में आ जाएंगी। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, जो मैंने बताया इतना सोचो। मोहम्मद गोरी 1712, मोहम्मद बिन कासिम 1712 में आया अरब से, और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। वहाँ से आधुनिक भारत लग जाता। और अब तक सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सोलियस कर देते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आगे चलते हैं। अब प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के सोर्स, तो सोर्स क्या रहे हमारे जिनसे हमें जानकारी मिली? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य 4 सोर्स से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो धर्म ग्रंथ हमारे जितने ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व, इनसे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास की। धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी धर्म से देखते हैं। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। तो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं भारत के, और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास को वेदों के संकलनकर्ता माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय, जो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना है हमें। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। बस पहला पॉइंट आया है अभी ये 8-9 मिनट की क्लास में। हाँ, तो आप साथ साथ चलते रहें, ऐसे अपनी लूसेंट उठा लें और लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें।
बहुत इम्प्रूव हो जाएगी आपकी जीएस, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। तो वेदों की संख्या कितनी है अभी? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बोलो मेरे साथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। जब चारों को मिला लेते हैं, चारों एक साथ हैं, तो संहिता कहा जाता है। अब ऋग्वेद की बात आती है। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन में आता, यूपीपी में क्वेश्चन आया था, सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। तो जो लेखक थे इनके, उनके लिखने वालों को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 रचनाएं हैं। तो 10 मंडल हैं। बस ये पूछता अभी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इस वेद के रचाओ के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। बस ये भी क्वेश्चन आया हुआ, पहले आते थे ये इस तरह के क्वेश्चन के वेद के ऋषियों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। अगर इस वेद को पढ़ता है जो। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य आए थे मध्य एशिया से आए थे आर्य। आर्य अपने आप को क्या मानते हैं? सुप्रीम कोटि का, क्या हम सुप्रीम हैं, सबसे ज्यादा आर्य मानते थे। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, यहाँ से क्वेश्चन उठता है भाई, 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये 3रे मंडल में है गायत्री मंडल, और सूर्य देवता को समर्पित होता है गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये बात याद रखने की है बस। 8वें मंडल की बात है, अगली लाइन देखो। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। कोई इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ कुछ भी। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को माना है इन्होंने। तो पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो ब्राह्मणों को तो मुंह से पैदा हुआ माना भाई, और क्षत्रियों को भुजाओं से, और वैश्य को जंघाओं से, और शूद्र को चरणों से उत्पन्न हुआ माना है। ये ऐसी बातें हैं। और ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त ऐधन्य शब्द का संबंध गाय से है। गाय को ऐधन्य माना गया। ऐधन्य सही है, ना मारने योग्य, मारा नहीं जाएगा गाय को। दूसरा वेद है यजुर्वेद। तो स्वैसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आता है कौन सा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लें आप। ये क्वेश्चन आता है। सामवेद, तीसरा वेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। ये आता क्वेश्चन के पाठकर्ता वाला भी आता है उद्रात्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18 से 10 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है।
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद में भी बलि के लिए मंत्र बनाए गए, और सामवेद में क्या है, गाना गाए जाने वाले अवसर पर ये संगीत का जनक माना जाता है सामवेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतम हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में है। तो जो औषधि का है, दवाओं का, ये सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसका ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से भी है, इसमें मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। किसका? विचारों का और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। और इसमें कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो जादू टोने से अगर क्वेश्चन बनेगा कि जादू टोना कौन से वेद में आता है, तो वो अथर्ववेद है। और इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है इसमें। ये सभा और समिति से क्वेश्चन आता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इतना बड़ा और इतने में ज़्यादा कुछ नहीं आया, सिर्फ वेदों से क्वेश्चन बनेंगे कि सब वेदों की संख्या कितनी है, 4 है वो। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबके बाद का वेद अथर्ववेद। जादू टोने से रिलेटेड कौन से वेद में बताया गया है, तो वो अथर्ववेद है। अभी हमने पढ़ा है, अंधविश्वास से जुड़ा हुआ जादू टोने जितने भी हैं तो अथर्ववेद में है। और जो गानों का है, गाने वगैरह का, संगीत से रिलेटेड, वो सामवेद है। ठीक है। और बलि देने से रिलेटेड यजुर्वेद। ये आप याद रखो, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इन्हें आप लिख के रख लो और बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है आप वीडियो को देखते रहें। मैंने बताया शुरू में, एयरफोन लगाएं अपने कान में और लूसेंट की लाइन बाय लाइन करते रहें मेरे साथ साथ, और एक नोटबुक में अपने क्वेश्चन भी लिखते रहें जो मैंने बताया है। हर वीडियो में ये जो भी 12-13 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, इसमें 2-4-5 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हुआ करेंगे जो आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है। अब यहीं करते हैं क्लास को ऑफ, अगली क्लास में मिलते हैं। फिर रेस्ट करिए थोड़ा और पढ़ते रहिए, बस सपनों को पूरा करो। देखो बैठ के कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद रील वगैरह स्क्रॉल मत करना, ये भी है। रिलैक्स करो, कुछ और पढ़ लो इतने। अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे जल्दी। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर सको आप। टाइम स्पेंड करो, अपने फ़ायदे के लिए करो, बेनिफिट के लिए करो, जिसमें फ़ायदा हो रहा हो। ऐसे नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कीमती टाइम है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।